गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू जीके टुडे। दिस इज सिया कुमावर। और आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस सेशन में हम डेली करंट अफेयर्स तो कवर करेंगे ही करेंगे, प्लस उसके साथ में हम करने वाले हैं टॉपिक वाइज रिवीजन भी। जो कि आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो G20 लिया है। और सेशन के लास्ट में हम कवर करेंगे टॉपिक वाइज रिवीजन। यानी पहले हम टॉप एमसीक्यूज को कवर करेंगे जो कि डेली न्यूज क्यों है क्या है, प्लस उसका स्टैटिक पार्ट, अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन का रिवीजन। और लास्ट में हम जाएंगे टॉपिक वाइज रिवीजन, देन आपके क्विज के क्वेश्चन। सो ये मैंने पूरा फॉर्मेट बता दिया है आज की वीडियो का। सो स्टार्ट करते हैं फिर सेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी होस्टेड द G20 डेवलपमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग इन इंडिया? भारत में किस शहर ने G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की? सो आंसर होगा वाराणसी, जो कि मिलेगा यूपी में, उत्तर प्रदेश। सो वाराणसी ने होस्ट किया है G20 डेवलपमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग। ठीक है। सो डेवलपमेंट मिनिस्टर मीटिंग कहाँ पर हुई है? वाराणसी में हुई है। क्या हुआ था इस मीटिंग में? सो एक्चुअल में इस मीटिंग में जो एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो टोटल कितने हैं? 17 है। टारगेट ईयर क्या है? 2030 है। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए जो एक्शन प्लान है, उसी के लिए आउटकम डॉक्यूमेंट को रिलीज किया गया था इस मीटिंग में, G20 डेवलपमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग। साथ ही साथ हाई लेवल प्रिंसिपल्स ऑन लाइफस्टाइल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब भी शो किए गए थे इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट मिनिस्टर मीटिंग में, जो कि कहाँ पर हुई? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में की गई। फाइन। अब G20 से रिलेटेड जो न्यूज है, जो रिवीजन है टॉपिक वाइज, वो तो मैं आपको लास्ट में कवर कराऊंगी सेशन के। हम थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट पढ़ लेते हैं G20 से रिलेटेड। तो अगर G20 की बात करें तो 2023 की प्रेसिडेंसी किसके पास है? इंडिया के पास है। से पहले किसके पास थी? 22 में इंडोनेशिया के पास। 2024 में किसके पास रहने वाली है? ब्राजील के पास रहने वाली है। ठीक है। और इंडिया के पास कौन सा एडिशन है? ये 18th एडिशन है। सो रिसेंट इंडिया है, प्रीवियस इंडोनेशिया था, और आने वाला कौन है? ब्राजील। तो ये तीनों मिलकर एक टर्म बनाते हैं, तो वो टर्म आपको पता है, ट्रोइका। तो ट्रोइका टर्म क्या होती है? मेड अप ऑफ ए करंट प्रेसिडेंट ऑफ G20, प्रीवियस प्रेसिडेंट ऑफ G20 एंड नेक्स्ट होस्ट कंट्री। सो ये तीनों मिलके क्रिएट करते हैं ट्रोइका, जो कि G20 से रिलेटेड एक टर्म है। फाइन। इसी के साथ G20 में जो ग्रुप्स है ना, वो 5 ग्रुप्स है। टोटल ओवरऑल जो ग्रुप्स है, 5 ग्रुप्स है। और इसमें इंडिया कौन से ग्रुप में है? सो इंडिया सेकंड ग्रुप में है। G20 में दो ट्रैक चलते हैं आपके, एक तो फाइनेंस ट्रैक चलता है और एक शेरप्पा ट्रैक चलता है मीटिंग्स के लिए। अगर मैं कॉन्टिनेंट के लिए पूछा जाए कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट है जो G20 का पार्ट है, तो एशिया है, यूरोप है, प्लस नॉर्थ अमेरिका है। जो G20 एक्चुअल में किससे मिलके बना है? G7 प्लस रशिया, इन दोनों ने तो क्रिएट किया G8। फिर G8 के साथ कुछ और अदर कंट्रीज को ऐड करके वो बन गया G20। कब आया था? 1999 में आया था। टोटल ओवरऑल EU है प्लस 19 अदर कंट्रीज है, यूरोपियन यूनियन प्लस अदर कंट्रीज मिलके बना रहा है G20, जो कि ओवरऑल 85% तो जीडीपी है G20 कंट्रीज की, और 60% पॉपुलेशन। फाइन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट लेवल द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी फिक्स्ड द रेपो रेट इन इट्स जून 2020 बाय मंथली मीटिंग? सो आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने किस स्तर पर जून 2023 की द्वैमासिक बैठक में रेपो दर तय की है? सो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये डिटरमाइन करती है रेपो रेट, और कितनी रही है? फिक्स रही है ना, इंक्रीजमेंट नहीं हुआ है, इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला है। कितनी है? 6.50% ही है रेपो रेट। और कौन सी कमेटी देखती है आरबीआई की? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। आरबीआई के अदर पॉइंट्स हम रिवाइज करें तो अभी हमने पढ़ा था कि आरबीआई ने न्यू गाइडलाइंस रिलीज करी थी। किस पे न्यू गाइडलाइंस रिलीज करी थी? डिफॉल्ट लॉस गारंटी पर, जिसमें उन्होंने बताया था कि 5% मैक्सिमम लिमिट होगी किसके लिए? फॉर एफएलडीजी। एफएलडीजी यानी फर्स्ट लोन डिफॉल्ट गारंटी। सो उनके लिए 5% मैक्सिमम लिमिट तय की थी न्यू गाइडलाइंस के तहत। इसके अलावा आरबीआई ने अभी क्या किया है? बैंक्स के लिए इशू परमिट कर दिया है
आरबीआई ने बैंक्स को परमिट कर दिया है किस चीज के लिए? टू इशू रुपे प्रीपेड फोर्स कार्ड। सो इसके इशू के लिए बैंक्स को परमिट कर दिया है आरबीआई ने, क्या? रुपे प्रीपेड फोर्स कार्ड टू इट्स कस्टमर एंड अब्रॉड। इसी के अलावा आरबीआई ने क्या किया था? रिवाइज्ड रेगुलेशन ऑफ वन टाइम सेटलमेंट, यानी ओटीएस के लिए, यानी वन टाइम सेटलमेंट के लिए रिवाइज्ड रेगुलेशन भी आरबीआई ने लॉन्च किए थे। अदर पार्ट हम कवर करें, आरबीआई का स्ट्रक्चर, ये तो आप सभी जानते हैं, गवर्नर प्लस 4 डेप्यूटी गवर्नर। प्रेजेंटली कौन है 25th नंबर के? कौन है? शक्तिकांत दास है। और जो 4 डेप्यूटी गवर्नर है उनमें कौन कौन है? माइकल देवव्रत है, महेश कुमार है, राजेश्वर राव है एंड टी रवि शंकर है। कब आया था आरबीआई? 1 अप्रैल 1935 को आया था। इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1949 में हुआ था। और 1 अप्रैल को ये अपन बनाते हैं, आरबीआई डे भी बनाते हैं। कमिटी आपसे पूछी जाए, कौन सी कमिटी थी? आरबीआई हिल्टन कमिटी थी, ठीक है। और इसी के साथ फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर ऑफ आरबीआई ऑसबर्न स्मिथ थे। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, इंडिया हैज एग्रीड टू सेट बायलैटरल ट्रेड ऑफ 1 बिलियन यूरोज बाय एंड ऑफ दिस डिकेड विद व्हिच कंट्री? सो भारत ने किस देश के साथ इस दशक के अंत तक 1 बिलियन यूरो का द्विपक्षीय व्यापार करने पर सहमति व्यक्त की है? सो आंसर होगा इसका सर्बिया। सो इंडिया ने बायलैटरल ट्रेड एस्टेब्लिश किए किसके साथ? सर्बिया के साथ किया है। और कितना टारगेट बनाया है? 1 बिलियन यूरो का टारगेट बनाया है। प्रेजेंट में क्या टारगेट चल रहा है? प्रेजेंट में चल रहा है 320 मिलियन यूरोज का चल रहा है सर्बिया के साथ। किस चीज में? बायलेटरल ट्रेड में। और इंडिया इसको 1 बिलियन यूरो तक कर देगा, ये टारगेट अभी न्यूज में रहा है। सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड है। कहाँ पर है? यूरोप में देखने को मिलेगा सर्बिया, यूरोप की कंट्री है। और प्रेसिडेंट कौन है? सो प्रेसिडेंट का भी नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सर्बिया के कौन है? अलेक्जेंडर व्यूशिच। कि पीएम मोदी विजिट पे गए थे, कहां पर गए थे? पापुआ न्यू गिनी गए थे। क्यों गए थे? क्योंकि वहां पर हो रही थी एक समिट। कौन सी समिट थी वो? फिपेक समिट। सो ये समिट न्यूज में रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिपेक क्या फुल फॉर्म है इसका? द फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉर्पोरेशन। द फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉर्पोरेशन। कब बना था फिपेक? तो 2014 में नवंबर में एस्टेब्लिश किया गया था फेपेक को, जिसके अंदर टोटल 14 आइलैंड कंट्रीज है। और अभी इसका थर्ड एडिशन हुआ था। कहां पर हुआ था? पापुआ न्यू गिनी में हुआ था। और पापुआ न्यू गिनी की कैपिटल सिटी कौन सी थी? पोर्ट मोरेस्बी। सो वहीं पर हुई थी फेपेक का थर्ड एडिशन। अब फेपेक समिट इंफॉर्मेशन में रही है, और जैसे कि आपको एग्जाम का पैटर्न पता है, करंट ना पूछ के उससे रिलेटेड ही पास्ट इंसिडेंट पूछे जा रहे हैं। सो जो फेपेक है उसकी फर्स्ट समिट कहाँ पर हुई थी? तो फर्स्ट समिट हुई थी फिजी में हुई थी। और इसी के साथ फिजी की कैपिटल भी ध्यान रखना, सुवा। और जो सेकंड समिट है वो कहाँ हुई थी? तो सेकंड समिट हुई थी जयपुर में हुई थी 2015 में। और ये जो फर्स्ट समिट थी 2014 में हुई थी। और थर्ड समिट अभी हुई है 2023 में। कहां पर हुई? पापुआ न्यू गिनी, पोर्ट मॉरिसबी में। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स 2023? तो कौन सा देश विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 का मेजबान है? सो द होस्ट कंट्री इज जर्मनी। सो जर्मनी होस्ट करेगा स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम 2023। जर्मनी, जिसकी कैपिटल कौन है? बर्लिन है। अब ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स हो रहे हैं, सो इंडिया भी ऑफ कोर्स पार्टिसिपेट कर ही रहा है। तो इंडिया के 198 एथलीट, 57 कोच ने पार्टिसिपेट किया है ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स में। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर ने ओवरऑल 7.7 करोड़ का अमाउंट सैंक्शन किया है फॉर द स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स 2023 के लिए। फाइन,
अब जर्मनी की बात हुई है, अभी हमने पढ़ा था कि जर्मनी में हुई थी सब्सिडियरी बॉडीज 58 कॉन्फ्रेंस। तो सब्सिडियरी बॉडीज 58 कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पर हुई थी? जर्मनी में हुई थी। और क्या है ये सब्सिडियरी बॉडीज 58 कॉन्फ्रेंस? तो ये एक, इसको एस्टेब्लिश किया गया था यूएनएफ ट्रिपल सी के वर्क को सपोर्ट करने के लिए, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। सो इसी को सपोर्ट करने के लिए एक दूसरी बॉडी, सब्सिडियरी बॉडी बनाई गई थी, जिसकी 58, ये सब्सिडियरी बॉडीज 58 कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी? जर्मनी में ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन क्रिकेटर हैज बिकम ओनली द थर्ड इंडियन ओपनर टू क्रॉस 13,000 रन अक्रॉस फॉर्मेट्स? यानी ऑल फॉर्मेट्स में 13,000 रन क्रॉस करने वाले फर्स्ट थर्ड इंडियन ओपनर की बात की जा रही है। कौन है? सो आंसर होगा रोहित शर्मा। सो रोहित शर्मा बिकेम ओनली द थर्ड इंडियन ओपनर टू क्रॉस 13,000 रन अक्रॉस फॉर्मेट। और अगर बात की जाए इनसे पहले फर्स्ट और सेकंड की, तो वो कौन है? तो फर्स्ट तो कौन है? वीरेंद्र सहवाग है, जिनका कितना रन था? 15,758। और सेकंड नंबर पे कौन है? सचिन तेंदुलकर है, जिनका कितना है? 15,335। क्रिकेट रिलेटेड एक न्यूज की और हम बात कर लेते हैं। सो मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन लेफ्ट आर्मर स्पिनर कौन बन गए हैं? सो आंसर होगा रविंद्र जडेजा। सो रविंद्र जडेजा ने हाल ही में बिशन सिंह बेदी का रिकॉर्ड तोड़ा है टू बी दी मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन लेफ्ट आर्मर स्पिनर। इसके लिए रिकॉर्ड तोड़ा है रविंद्र जडेजा ने। और किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? बिशन सिंह बेदी का। ठीक है, और ये कब हुआ था? ये हुआ था, अभी चल रहा था इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। उसी में जो रविंद्र जडेजा जी है, उन्होंने 267 विकेट बनाए थे 65 टेस्ट मैचेस में, जडेजा ने। और इससे पहले जो बिशन सिंह बेदी थे, उनका रिकॉर्ड कितना था? 266 विकेट और 67 मैचेस। सो ये रिकॉर्ड तोड़कर 267 विकेट इन 65 टेस्ट मैचेस पे क्रिएट करके रविंद्र जडेजा बन गए मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन लेफ्ट आर्मर स्पिनर। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है, हु इज द हेड ऑफ द कमिटी सेट अप बाय द यूनियन होम मिनिस्ट्री इन मणिपुर टू फैसिलिटेट द पीस मेकिंग प्रोसेस? सो केंद्रीय गृह मंत्रालय, जिनके यूनियन मिनिस्टर कौन है? अमित शाह, द्वारा मणिपुर में शांति प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए गठित समिति का प्रमुख कौन है? तो पीस मेकिंग प्रोसेस इन मणिपुर, उसके लिए जो कमिटी सेटअप की है यूनियन मिनिस्टर होम मिनिस्ट्री ने, सो उसके लिए हेड कौन है? तो वो है मणिपुर के गवर्नर, मणिपुर गवर्नर। और कौन है प्रेजेंटली? तो सुश्री अनुसुईया उइके इज द गवर्नर, करंट गवर्नर ऑफ मणिपुर। और सीएम की हम बात करें तो सीएम कौन है? एन बिरेन। अब मणिपुर में पीस मेकिंग प्रोसेस, तो आप सभी को पता है वहां पे वायलेंस चल रहा है। क्यों चल रहा है वायलेंस? क्योंकि वहां पर डिमांड चल रही है। तो बेसिकली दो डिमांड्स है वहां पर। फर्स्ट डिमांड तो क्या है कि वहां की जो कम्युनिटी है, कौन सी कम्युनिटी? कुकी जोमी ट्राइब। वहां पर दो ट्राइब आपको देखने को मिलेगी, एक तो कुकी जोमी ट्राइब और सेकंड है मेईतेई कम्युनिटी। कुकी जोमी ट्राइब एंड मेईतेई कम्युनिटी। सो मेईतेई कम्युनिटी मेजोरिटी में है। एक्चुअल में ये मणिपुर के हिंदू कम्युनिटी है मेईतेई कम्युनिटी, जबकि कुकी जोमी ट्राइब वहां की माइनॉरिटी कम्युनिटी है। तो वहां पे डिमांड एक चल रही है कि वो लोग चाहते हैं कि उनका सेपरेट रीजन मिले। कौन चाहता है? ये जो कुकी कम्युनिटी है इनका, यानी क्या बनाना चाहते हैं? वो कुकी लैंड बनाना चाहते हैं। तो फर्स्ट डिमांड तो इनकी ये चल रही है। सेकंड डिमांड इनकी चल रही है कि मईटेई कम्युनिटी को एसटी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, सो मईतेई कम्युनिटी जो भी एडवोकेट कर रही है एसटी का दर्जा पाने के लिए, सो वहां पर वायलेंस का रीजन यही है कि मईटेई कम्युनिटी को एसटी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये वहां की मेजोरिटी है अकॉर्डिंग टू द माइनॉरिटी पीपल। और अगर उनको मिल जाता है तो उनको काफी बेनिफिट होगा गवर्नमेंट जॉब में, ऐसा कहना है किसका? कुकी जोमी ट्राइब का। और इसी कारण मणिपुर में चल रहे हैं वायलेंस, और उसी के लिए चल रही है पीस मेकिंग प्रोसेस, जो कि चला है यूनियन होम मिनिस्ट्री ने। और जिसको रेगुलेट कौन करेंगे? मणिपुर की गवर्नर सुश्री अनुसुईया उइके। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट है, व्हेन इज द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ऑब्जर्व्ड? सो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर की बात की जा रही है। कब मनाते? 12 जून को सेलिब्रेट किया था, मनाया था वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। और थीम रहेगी इंपॉर्टेंट, फिर क्या थीम थी? वीक ऑफ एक्शन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। फाइन, अब यहाँ पे डेज की बात हो ही रही है तो हम रिवीजन कर लेते।
सो 4 जून को हमने सेलिब्रेट किया था इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन। 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। 7 जून को इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे। 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे। 12 जून को अभी हमने बात करी ली चाइल्ड लेबर। 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे और 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट desertification and drought. Fine. So next, which tennis player has won the Roland Garros 2023 ट्रॉफी? सो किस टेनिस खिलाड़ी ने रोलैंड गैरोस 2023 ट्रॉफी जीती है? सो आंसर होगा नोवाक जोकोविच। कहाँ के प्लेयर है ये? सर्बिया के प्लेयर है। अभी हमने स्टार्टिंग में सर्बिया की कैपिटल की बात की थी, बताइए। सो नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है रोलैंड गैरोस 2023 ट्रॉफी। और इस प्रकार अब जो नोवाक जोकोविच, उनके पास टोटल कितने ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं? 23 ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं। हाईएस्ट ग्रैंड स्लैम का रिकॉर्ड किसके पास है? सो हाईएस्ट ग्रैंड स्लैम का रिकॉर्ड है मार्गेट कॉर्ट के पास है। और कितने? 24। इससे पहले अभी हमने पढ़ा था कि नोवाक जोकोविच और एक राफेल नडाल, दोनों के पास टोटल कितने हो गए थे? इक्वल हो गए थे, 22 ग्रैंड स्लैम। अब नोवाक जोकोविच के पास 23 ग्रैंड स्लैम है और हाईएस्ट किसके पास है? मार्गेट कोर्ट के पास। अगर इंडियन प्लेयर की बात करें जिनके पास ग्रैंड स्लैम, सो उनका नाम आएगा सानिया मिर्जा। सो सानिया मिर्जा, जिनके पास टोटल कितने ग्रैंड स्लैम्स है? 6 ग्रैंड स्लैम्स है इनके पास। 6। द ओनली इंडियन प्लेयर टू हैव 6 ग्रैंड स्लैम इज सानिया मिर्जा। और हमने ये भी पढ़ा था कि सानिया मिर्जा का लास्ट ग्रैंड स्लैम हुआ था, कब हुआ था? ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ था 2023। सो ऑस्ट्रेलिया ओपन जो कि सानिया मिर्जा का लास्ट ग्रैंड स्लैम था, और ऑस्ट्रेलिया ओपन में वो रनर अप रही थी। किस कैटेगरी में रनर अप रही थी? मिक्स्ड डबल फाइनल प्लेयर। मिक्स्ड डबल फाइनल पेयर कैटेगरी में रनर अप रही थी ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में। अब बात हो ही रही है सानिया मिर्जा जी के ग्रैंड स्लैम्स की, तो हम बात कर लेते कौन कौन से ग्रैंड स्लैम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्लेयर, क्योंकि ये हो चुके हैं ग्रैंड स्लैम से रिटायर्ड। तो 2009 में ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता था, किस कैटेगरी में? मिक्स डबल। आप ध्यान रखना, सानिया मिर्जा ने कभी भी सिंगल डबल नहीं, सिंगल कैटेगरी में नहीं जीता है, उन्हें हमेशा मिक्स डबल और विमेन डबल में ही टाइटल मिला है। सो मिक्स डबल में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन का खिताब जीता था 2009, 2012 और 14 में। जबकि विमेन्स डबल में 15, 15 और 16 में विंबलडन, यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन। तो 2015 में उन्होंने 2 ग्रैंड स्लैम लिए थे विमेन्स डबल में, एक तो विंबलडन और यूएस ओपन में, ठीक है। और ये हो गए उनके पर्टिकुलर पार्टनर्स। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। सो नेक्स्ट है विच स्टेट टॉप द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट रिपोर्ट एंड ओवरऑल एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। समग्र पर्यावरण प्रदर्शन पर विज्ञान और पर्यावरण केंद्र सीएससी की रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? सो आंसर होगा इसका तेलंगाना। सो तेलंगाना ने टॉप करा है ये द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट सीएससी रिपोर्ट। इससे पहले हमने पढ़ा था स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स पढ़ा था, जिसमें किसने टॉप किया था? केरल ने टॉप किया लार्जर स्टेट में, गोवा ने टॉप किया स्मॉलर स्टेट में, जम्मू कश्मीर ने टॉप किया यूटी में, ठीक है। इसी के साथ एक इंडेक्स और आया था जो था मर्सर्स कोस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट। अकॉर्डिंग टू दिस मर्सर्स कोस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट, जो मुंबई सिटी है वो सबसे एक्सपेंसिव सिटी है इंडिया की। तो मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी कौन सी है? मुंबई, अकॉर्डिंग टू दी मर्सर्स कोस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज अनाउंस्ड फॉर इन्वेस्टिंग मोर देन 100 बिलियन यूएस डॉलर इन द कैरिबियन रीजन। तो किस देश ने कैरिबियन क्षेत्र में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश करने की घोषणा की है? तो ये किया है किसने? यूएसए ने किया है। हाल ही में कमला हैरिस ने अनाउंसमेंट किया है कि यूएसए करेगा इन्वेस्ट कितना? 100 मिलियन यूएस डॉलर, किसमें? कैरिबियन रीजन में करेगा। और क्यों करेगा? किसको स्टॉप करना है? क्या? वेपन ट्रैफिकिंग, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को रोकने के लिए, प्लस क्लाइमेट चेंज के जो इनिशिएटिव उनको सपोर्ट करने के लिए अमेरिका ने ये इनिशिएट किया है। तो बेसिकली जो मेन टारगेट है ट्रैफिकिंग को रोकना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है चाइना की एक न्यूज है। क्या है चाइना? कि चाइना ने JFTA
2020 विंड टनल का टेस्ट कर लिया है सक्सेसफुली, यानी हाइपरसोनिक टेस्ट, विंड टनल फॉर हाइपरसोनिक टेस्टिंग। सो इसको सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है चाइना ने, JF 2020 विंड टनल फॉर हाइपरसोनिक टेस्टिंग। फाइन। तो ये हो गए टॉप एमसीक्यूज आज के। अब हम बढ़ते हैं टॉपिक वाइज रिवीजन पे, और जो आज का टॉपिक है वो है G20। सो G20 इंडिया प्रेसिडेंसी 2020। सो एक्चुअल में इसमें जो मीटिंग्स हुई है वो दो ट्रैक में हुई थी, एक तो शेरप्पा ट्रैक में और एक फाइनेंस ट्रैक। अब जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट समिट थी, यानी एक ग्रुप में हम ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं, एंगेजमेंट ग्रुप। तो G20 के जो एंगेजमेंट ग्रुप है, जैसे कि B20 हो गया, C20 हो गया, L20 हो गया, संसद 20 हो गया, साइंस 20 हो गया, साई 20 हो गया, स्टार्टअप 20 हो गया, थिंक 20 हो गया, अर्बन 20 हो गया, इसी के साथ विमेन 20 हो गया और यूथ 20। सो ये सारे G20 के क्या थे, एंगेजमेंट ग्रुप्स थे, जिसमें जो स्टार्टअप 20 है इसको इनिशिएट किया है किसने, इंडिया ने ही इनिशिएट किया है। यानी अभी जो प्रेजेंट प्रेसिडेंसी चल रही है इंडिया की 2023, तो 2023 में स्टार्टअप 20 को इंडिया ने इनिशिएट किया है। अब बात करते हैं ये हुई कहाँ पर, तो G20 के तहत जो B20 मीटिंग थी वो कहाँ पर हुई थी, मिजोरम में हुई। C20 नागपुर में हुई है, L20 अमृतसर में हुई थी, साइंस 20 ये पुडुचेरी में हुई थी, साई 20 ये गुवाहाटी में हुई थी, और ये जो साई 20 है इसको किसने इनिशिएट किया था, इंडोनेशिया ने इनिशिएट किया था। तो ये ध्यान रखना, इंडोनेशिया का पास 2022 की प्रेसिडेंसी थी, तो 2022 में इंडोनेशिया ने कौन सा स्टार्टअप एंगेजमेंट ग्रुप को स्टार्टअप किया था, साई 20 को इनिशिएट किया था, सॉरी साई 20 को इनिशिएट किया था इंडोनेशिया ने 2022 में। अगर बात करें स्टार्टअप 20, ये इंडिया ने ही इसको इनिशिएट किया है। थिंक 20 इसकी मीटिंग हुई थी भोपाल में हुई थी। अर्बन 20 की बात करें तो इसकी मीटिंग अहमदाबाद में हुई थी, और यूथ 20 की बात करें तो इसकी आसाम में हुई। अब विमेन 20 आ गया, ये भी किसने इनिशिएट किया था, इसको तुर्की ने इनिशिएट किया था। ठीक है, तो ये तो हो गए सारे एंगेजमेंट ग्रुप। अब इसमें मैंने कुछ ब्लैंक छोड़े बिकॉज इनके आंसर आपको करने हैं कि इनकी मीटिंग हुई है, कहाँ हुई है। ठीक है, नेक्स्ट पे देखते हैं आगे। अब हम बात करेंगे जो वर्किंग ग्रुप मीटिंग चली है G20 में, यानी समिट्स की हम बात करेंगे अब कि कौन समिट्स मतलब वर्किंग ग्रुप। सो एक्चुअल में इनके भी जो वर्किंग ग्रुप मीटिंग से इनके भी काफी एडिशन हुए, यानी पर्टिकुलर जैसे एजुकेशन वर्किंग ग्रुप हो गया तो उसकी फर्स्ट मीटिंग हुई है, सेकंड मीटिंग हुई है, थर्ड मीटिंग हुई है, और फिर तीनों की अलग अलग लोकेशन है। तो मैंने अभी फर्स्ट वाले को कवर किया है। ठीक है, तो बात करते फर्स्ट शेरप्पा मीटिंग, ये कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी उदयपुर में हुई थी। बात करते फर्स्ट फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिप्यूटी मीटिंग, ये कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी बेंगलुरु में हुई थी, बेंगलुरु में हुई थी। देन बात करते फर्स्ट डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ये कहाँ पर हुई थी, मुंबई में हुई थी डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग। और अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग का एक कोई एडिशन पढ़ा था। तो फर्स्ट की हम बात कर लेते, फर्स्ट तो मुंबई में हुई थी। हम बात करते फर्स्ट फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ये कहाँ पर हुई थी, ये भी हुई थी बेंगलुरु में हुई थी। फर्स्ट हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ये कहाँ हुई थी, थिरुवनंतपुरम में हुई थी। कहा, थिरुवनंतपुरम में, केरला में हुई थी। हम बात करते वर्किंग फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ये कहाँ पर हुई थी, चंडीगढ़ में हुई थी। बात करते हैं फर्स्ट एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ये कहाँ पर हुई थी, चेन्नई में हुई थी। फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ये कहाँ पर हुई है, जोधपुर में हुई है। फर्स्ट सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ये कहाँ पर हुई है, गुवाहाटी में हुई है।
फर्स्ट एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ये कहाँ पर हुई थी? ये भी बेंगलुरु में हुई थी। फर्स्ट एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ये इंदौर में हुई है, आप नोट कर सकते हैं एक बार नोट्स बना के। डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ये कहाँ पर हुई थी? लखनऊ में हुई थी। फर्स्ट कल्चरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर हुई? खजुराहो में हुई है। G20 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग, ये दिल्ली में ही होगी, न्यू दिल्ली में हुई थी। एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ये गुड़गांव में हुई थी। ठीक है, सो ये ऑलमोस्ट समिट जो इनके फर्स्ट एडिशन है ये मैंने कवर कर लिया है। एक बार मैं फटाफट से रिवाइज करा देती हूँ, ध्यान से सुन लेना। ये लिखा मैंने, फर्स्ट शेरप्पा मीटिंग उदयपुर में, फर्स्ट फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिप्यूटी मीटिंग मीटिंग बेंगलुरु में, फर्स्ट डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग मुंबई में, फर्स्ट फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप मीटिंग बेंगलुरु में, फर्स्ट हेल्थ वर्क ग्रुप मीटिंग तिरुवनंतपुरम में, फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग चंडीगढ़ में, फर्स्ट एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग चेन्नई में हुई थी, एम्प्लॉयमेंट वाली कहाँ पर हुई थी? जोधपुर में, सस्टेनेबल फाइनेंस वाली गुवाहाटी में, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की ये बेंगलुरु में हुई थी, एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग इंदौर में हुई है, डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग लखनऊ में हुई है, और कल्चरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग खजुराहो में, फॉरेन मिनिस्टर की दिल्ली में, और एंटी करप्शन की गुड़गांव में। फाइन, सो ये ऑलमोस्ट रिवीजन आप कर लेंगे इसको दोबारा। आगे बढ़ते हैं। सो इसी के साथ सेशन की लास्ट पे क्विज पे, सो ये आंसर आपको करने हैं और यहीं पे होता है ये सेशन कंप्लीट। तो वो G20 का जो पार्ट है उसे बार बार एक बार देखना और लिख लेना कॉपी में, और ट्राई करना उसको राइट और याद करने का, बिकॉज काफी क्वेश्चन क्लिक हो रहे हैं वनडे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के से, तभी मैंने वो लिया है। सो कैसा लगा आपको ये जो मैंने इनिशिएट किया है टॉपिक वाइज, ये अच्छा है तो मुझे बताइए, मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगी। और अदर सजेशन है, जस्ट लाइक मैं सोच रही हूँ कि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी ऐड कर दूं, जैसे अपन टॉपिक वाइज दे रहे हैं तो उसी से रिलेटेड जो PYQ आ रखे हैं वो भी मैं उन्हीं का भी रिवीजन हम कर ले यहाँ पे। तो वो तो आप बताएंगे मुझे कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाकी आज का ये जो फॉर्मेट है ये कैसा लगा ये मुझे बताना, और मिलते हैं न्यू सेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन डू रिवीजन एंड टेक केयर।